नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। संसद में आज के एजेंडे के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। दोनों सदनों के आज के एजेंडे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब एक नजर संसद में आज के एजेंडे की सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग आज से। कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सुबह 9 बजे से राज्यसभा और शाम 4 बजे से लोकसभा की कार्यवाही होगी शुरू। संसद परिसर के कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में सत्र के दौरान सांसद लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर लोकसभा में ध्यानाकर्षण आज। सांसद नवनीत रवि राणा और बीवी सत्यवती उठाएंगी मुद्दा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी देंगी बयान। मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर अब अदालत बिना शर्त लगा सकेगी रोक। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दूसरे भाग में सरकार की कोशिश कई अहम विधेयकों को पारित कराने की होगी। वहीं दूसरे भाग में कई अहम मंत्रालयों के कामकाज पर भी चर्चा होगी। सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। संसद के बजट सत्र के पहले भाग में जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और बजट समेत कई अहम कामकाज निपटाए गए, वहीं सत्र के दूसरे भाग में लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक और संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक समेत कई और विधेयकों को पारित कराने पर सरकार का जोर होगा। वहीं राज्यसभा में माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक और गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक समेत कई और विधेयकों को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दूसरे भाग में कई अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में जिन अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होगी, उनमें जल शक्ति मंत्रालय, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय शामिल है। सत्र के दौरान दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही होगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अंग्रेजी और हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में प्रश्न पूछे जा सकेंगे। वहीं लोकसभा में SMS के जरिए सांसदों को प्रश्नों से संबंधित जानकारी मुहैया कराई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग बैठकों की व्यवस्था होगी। राज्यसभा की कार्यवाही जहां सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, वहीं लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से होगी। सांसदों के बैठने की भी खास व्यवस्था की गई है। राज्यसभा की बैठकें राज्यसभा चैम्बर, राज्यसभा गैलरी और लोकसभा चैम्बर में आयोजित की जाएगी। इसके तहत 57 सदस्यों को राज्यसभा चैम्बर में बिठाया जाएगा, जबकि 51 सदस्यों को राज्यसभा दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। वहीं 130 सदस्यों को लोकसभा कक्ष में बैठाया जाएगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में शामिल होने से पहले सांसदों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी को लेकर सांसदों को विशेष गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मास्क का इस्तेमाल, 6 फुट दूरी समेत दूसरे निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना महामारी के दौर में संसद का ये दूसरा सत्र है। बजट सत्र के पहले हिस्से में लोकसभा में करीब 100% कामकाज हुआ। वहीं सत्र के पहले हिस्से में राज्यसभा का कामकाज 99% हुआ।
कृति मिश्रा, संसद टीवी। और आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में आज 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। इनमें मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2019 और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन बिल 2020 शामिल है। सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाई जाएगी। दिवंगत पूर्व सदस्यों विद्यासागर निषाद, एम रामा जोइस और सतीश शर्मा को सदन में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र और अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े अहम सवाल पूछेंगे। वहीं लोकसभा की बात करें तो 2 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 और संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र और अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछेंगे। वर्तमान दिवंगत सदस्य मोहन एस देलकर और नंद कुमार सिंह चौहान को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। दिवंगत पूर्व सदस्यों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर आज लोकसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। सांसद नवनीत रवि राणा और बीवी सत्यवती सदन में ये मुद्दा उठाएंगी और संबंधित मंत्री का ध्यान दिलाएंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस मामले पर सदन में बयान देंगी। संसदीय प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से कोई भी सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकता है। इस मामले पर संबंधित मंत्री संक्षिप्त बयान दे सकता है। बाद में किसी समय या किसी दिन बयान देने की मांग भी की जा सकती है। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे। मेरी सहयोगी कृति मिश्रा संसद भवन परिसर से सीधा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कृति, सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बजट सत्र के दूसरे चरण की हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो एजेंडा है वो काफ़ी अहम है और एक तरह से हम देखें तो पिछले जो पहला भाग रहा है बजट सत्र का उसमें उत्पादकता काफ़ी अच्छी रही है। अब दूसरे भाग को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं? जी हाँ प्रीति, जैसा कि आपने बताया कि अगर हम पहले भाग की बात करें तो कितना अहम कामकाज हुआ दोनों सदनों में। दोनों सदनों की जो प्रोडक्टिविटी रही वो 100% के तकरीबन रही और साथ ही साथ कई अहम बिल पास किए गए। राष्ट्रपति अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा हुई, इसके अलावा बजट पर भी चर्चा हुई। अगर मैं दूसरे भाग की बात करूँ तो देखिए कई महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो सरकार के एजेंडे में हैं। और अगर आज की बात की जाए राज्यसभा की तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन बिल, देखिए लगातार सरकार बोलती आई है कि किस तरह से भारत को आर्बिट्रेशन का इंटरनेशनल हब बनाना है। तो ऐसे में ये बिल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जहां फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स पर शिकंजा कसा जाएगा और साथ ही साथ जो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बिल है जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस देने की बात की गई है। कुंडली में जो इंस्टीट्यूट है हरियाणा में और साथ ही तंजावुर में जो इंस्टीट्यूट है उन दोनों को नेशनल इंपॉर्टेंस अकॉर्ड करने की बात की गई है। इसके अलावा बेहद ही महत्वपूर्ण बिल आज राज्यसभा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए प्रीति, लैंसेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक रिसर्च के मुताबिक भारत में जो 1000 औरतों पर 47 अबॉर्शंस होते हैं और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि जो मटर्नल डेथ है उसमें तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो अनसेफ अबॉर्शन का है। तो ऐसे में ज़रूरत थी किस तरह से अबॉर्शन को रेगुलेट किया जाए, तो इस बिल में मेडिकल बोर्ड बनाने की बात की गई है। साथ ही प्रिवेसी का एक बहुत स्ट्रिंजेंट क्लॉज रखा गया है। तो इस हिसाब से अगर राज्यसभा की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण बिल। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो जैसा कि आपने बताया एनसीटी दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजंस बिल ये पहले ही राज्यसभा से पहले भाग में पारित हो चुका है, जिसमें लगातार सरकार कहती आई है कि जितनी भी दिल्ली में अनरेगुलेटेड कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज हैं,
उसका फोकस है कि वो फॉर्मल स्ट्रक्चर पे आए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल है, जिसमें तमिलनाडु में जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की बात कही गई है। तो दोनों ही सदनों में आज बेहद महत्वपूर्ण बिल। प्रीति? बिल्कुल, तो आज जो एजेंडा है, आज जो अहम कामकाज है, जो अहम बिल है, उन्हें लेकर कृति आपने जानकारी दी है। और अगर हम कुल मिलाकर दूसरे चरण की बात करें बजट सत्र की, तो जाहिर तौर पर जो सरकार का जोर है वो वित्त विधेयक और साथ ही अनुदान की जो कई अनुपूरक मांगे हैं उन्हें पारित कराना अनिवार्य एजेंडा भी इसके अलावा शामिल है। और कई विधेयक हैं जो इस सत्र में पारित कराने के लिए लिस्टेड हैं। एक एक करके हम एजेंडे पर अब कृति नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा के एजेंडे को अगर हम देखें तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन संशोधन बिल 2021 यानी मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 एजेंडे में शामिल है। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। यह विधेयक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में और संशोधन करता है। इसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही अब अदालत धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर बिना शर्त रोक लगा सकेगी। विधेयक को इसी साल 12 फरवरी को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक 4 नवंबर 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। इसके अलावा तमाम और अहम एजेंडा है जिसकी बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2019 भी विचार और पारित किए जाने के लिए राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली हरियाणा और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तंजावुर तमिलनाडु को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करना है। इससे इन संस्थानों को अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और विकसित करने के साथ ही शैक्षिक क्रियाकलापों में अनुसंधान की गतिविधियां और उसका दर्जा बढ़ाने के लिए संचालन की स्वायत्तता मिलेगी। इससे ये विश्व स्तरीय संस्थान बन सकेंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन बिल 2020 यानी गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 भी एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 1971 के कानून में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। 1971 का कानून उन स्थितियों को विनियमित करता है जिनमें गर्भपात कराया जा सकता है। ये विधेयक उस समय अवधि को बढ़ाता है जिस दौरान गर्भपात कराया जा सकता है। इसके तहत अगर 20 हफ्ते तक गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होगी। इसके अलावा कुछ श्रेणी की महिलाओं को 20 से 24 हफ्ते के बीच गर्भपात कराने के लिए 2 डॉक्टरों की सलाह की जरूरत होगी। असामान्य भ्रूण यानी फीटल एबनॉर्मलिटी के मामले में 24 हफ्ते के बाद गर्भपात पर फैसला लेने के लिए विधेयक में राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड्स के गठन का प्रस्ताव किया गया है। हमारी सहयोगी कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रही थी, अगर विधायी कामकाज के एजेंडे के हिसाब से देखें तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन संशोधन बिल 2021 जो है आज वो एजेंडे में शामिल है। लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है और इसे अध्यादेश की जगह भी लेना है। तो इस लिहाज से, इस बिल के लिहाज से और बाकी जो हम देख रहे हैं NIFT बिल, उसके हिसाब से भी कितना अहम आज रहेगा राज्यसभा में दिन? जी हाँ प्रीति, देखिए अगर हम राज्यसभा के एजेंडे की बात करें तो सबसे पहले ओथ है आज का जो लिस्टेड बिजनेस है। देखिए पहले जो इंटरसेशन जो इसके जो रिसेस के पीरियड में है उसमें नए सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो वहाँ से दिनेश चंद्र, इसके अलावा राम भाई मुकारिया गुजरात से हैं और असम की अगर बात करें तो बिस्वजीत डेमरी असम का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इलेक्ट हुए हैं। तो हो सकता है कि आज उनकी ओथ हो। इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की एजेंडा की बात करें तो जैसा कि आपने बताया
बताया कि 3 बहुत महत्वपूर्ण बिल, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल, इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल और इसके साथ ही साथ नेशनल फूड टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल जो है, ये सारे बिल आज लिस्टेड हैं और इन पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो बेहद ही अहम दिन है अगर हम राज्यसभा की आज बात करें तो। प्रीति जी, इसके अलावा हम देखें दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर आज लोकसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। इस लिहाज से अगर लोकसभा के कामकाज को देखें तो क्या महत्वपूर्ण रहेगा? जी हाँ प्रीति, जैसा आपने कहा कि लोकसभा में कॉलिंग अटेंशन जो सदस्य हैं नवनीत राणा और बीवी सत्यावती, वो कॉलिंग अटेंशन मोशन लाएंगी और ध्यान आकर्षण करेंगी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री का ऑन विमेन एम्पावरमेंट। देखिए, आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो आज लोकसभा में भी इस बात पर चर्चा होगी कि किस तरह से जो औरतें हैं उनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो और साथ ही साथ उनका रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन बढ़े। वहीं अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो देखिए प्रीति, जो हमें सुबह जानकारी मिली है उसमें जो बीजेडी के सांसद हैं सस्मित पात्रा, उन्होंने एक 0R नोटिस दी है ताकि जो औरतें हैं उनका लीडरशिप रोल जो है वो और बढ़े, जिससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ सके और लेजिस्लेशन में उनका और पार्टिसिपेशन हो। इसके अलावा एक और सांसद की अगर मैं बात करूं तो सोनाल मानसिंह, उन्होंने भी एक 0R नोटिस दी है जिसमें इंटरनेशनल विमेंस डे को सेलिब्रेट करने की बात की गई है और इसके अलावा वो सारे मुद्दे जो हैं जो औरतों से को कंसर्न रखते हैं उस पर भी एक सदन में चर्चा हो, इसके लिए उन्होंने 0R नोटिस दी है। तो दोनों ही सदनों में आज विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल विमेंस डे है, इस पर जो चर्चा है वो लोकसभा में होगी, कॉलिंग अटेंशन, और इसके अलावा जो सदस्य हैं उन्होंने 0R नोटिस दे रखा है राज्यसभा में। प्रीति बिल्कुल, आप बने रहिए कृति हमारे साथ। लोकसभा के एजेंडे पर अब एक नजर डाल लेते हैं हम विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके तहत 2011 के कानून में संशोधन किया गया है, जो कानून बनने के बाद 30 दिसंबर 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। 2011 का कानून राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित है। 2011 का कानून पिछले साल 31 दिसंबर तक वैध था। अध्यादेश के जरिए कानून की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाई गई है। साथ ही संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 भी आज लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन किया जाना है। मेरी सहयोगी कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, अगर लोकसभा के एजेंडे को हम देखें तो वहां भी काफी अहम विधायी कामकाज हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर जो बिल है उसकी बात करें तो 2011 के कानून में संशोधन अब किया गया है। इस लिहाज से लोकसभा में आज दिन कितना अहम रहेगा? जी हाँ प्रीति, देखिए अगर हम इस बिल की बात करें जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजंस बिल है, देखिए लोकसभा राज्यसभा से पहले ही पिछला जो पहला भाग था उस पर पारित हो चुका है। जब ये पारित हो रहा था तो शहरी और आवासन मंत्री ने ये सदन को भरोसा दिलाया था कि सरकार की कोशिश है कि जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में आए और साथ ही सरकार की कोशिश है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाया जाए, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो वर्ल्ड क्लास हो और साथ ही ये जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग हों उनको हर तरह की सुविधा मुहैया कराया जा सके, जैसे कि सैनिटेशन है, इसके अलावा साफ पीने की पानी की सुविधा है। तो इन सभी बातों को लेकर ये बिल काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज इसमें लोकसभा पर चर्चा होगी। और इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ऑर्डर अमेंडमेंट बिल जो तमिलनाडु की शेड्यूल कास्ट की बिल है, जो लिस्ट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की बात कही गई है। और इसके अलावा जैसे हम पहले बता चुके हैं कि कॉलिंग अटेंशन डिस्कशन होगा विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन आज लोकसभा में भी। प्रीति, कृति, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका।
आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 टीकाकरण के लिए चल रहे दूसरे चरण में 60 साल से अधिक आयु वाले और 45 साल से अधिक कोमॉर्बिडिटी वाले सांसदों के लिए भी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए संसद भवन मेडिकल सेंटर में कोविड-19 टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। वर्तमान बजट सत्र के दौरान 9 मार्च से सभी कार्य दिवसों पर सांसदों को टीका लगाया जाएगा। संसद सदस्यों के परिवार के लोगों के लिए नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में स्थित CGHS औषधालय में टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। टीकाकरण के लिए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड दिखाना होगा। 45 साल से अधिक उम्र वालों को चिकित्सक की ओर से दिया गया कोमॉर्बिडिटी का प्रमाण पत्र भी देना होगा। दस्तावेज के सत्यापन और टीकाकरण की प्रक्रिया में करीब 45 मिनट का समय लगेगा। टीकाकरण सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी है। हालांकि संसद सदस्यों के लिए संसदीय सौध के मेडिकल सेंटर में पंजीकरण काउंटर में स्थल पर ही ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी दी गई है। सांसद टीकाकरण के लिए पहले भी समय ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें सूचना संचार केंद्र में तय 6 टेलीफोन नंबरों पर संपर्क करना होगा। कोविड-19 टीकाकरण स्वैच्छिक है। इसके अलावा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी टीका लगवा सकते हैं। राज्यसभा में आज कई अहम मंत्रालयों से संबंधित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। सांसद रामगोपाल यादव संपतिया उइके और सुरेश प्रभु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद जयराम रमेश, सीमा द्विवेदी और अश्विनी वैष्णव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और मुजीबुल्लाह खान ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद नरहरि अमीन और रामचंद्र जांगड़ा शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर और प्रदीप टमटा जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं लोकसभा में भी कई अहम मंत्रालयों से संबंधित प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सांसद डॉक्टर स्वामीजी साक्षी जी महाराज और फ्रांसिस्को सरदिन्हा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद राजीव रंजन सिंह और अनुप्रिया पटेल ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल में पेश करेंगी। सांसद राधा मोहन सिंह और दिया कुमारी रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगी। सांसद जगदम्बिका पाल और CR पाटिल शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद संजय जायसवाल और हंसमुख भाई सोमभाई पटेल जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2019-20 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन के साथ साझा करेंगी। साथ ही वित्त मंत्री राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-21 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी साझा करेंगी। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में आज कई मंत्रालय से जुड़े अहम प्रश्न किए जाएंगे और प्रश्नों की शुरुआत पर्यावरण और वन मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद नारायण दास गुप्ता पूछेंगे, साल 2020 में जलवायु परिवर्तन के कारण हुई
घटनाओं में राज्यवार कितने लोग हताहत हुए हैं। सांसद विकास रंजन पूछेंगे, सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन को शिथिल किए जाने की क्या आवश्यकता है। सांसद तिरुचि शिवा पूछेंगे, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के कारण हरित क्षेत्र में आने वाली कमी के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव का ब्यौरा क्या है। सांसद संजय सिंह पूछेंगे, क्या सरकार ने साल 2021-22 के लिए मंत्रालय के बजट को 230.07 करोड़ रुपए तक कम कर दिया है। सांसद एडी सिंह पूछेंगे, विगत 3 वर्षों के दौरान केंद्रीय और संबंधित राज्य सरकारों के वन और वन्यजीव मंत्रालय द्वारा कितना वास्तविक व्यय किया गया। और अब बात पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद सुभाष चंद्र सिंह का सवाल पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार ने देश के बड़े और छोटे पत्तनों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय पत्तन ग्रिड विकसित करने के लिए कोई नया प्रस्ताव या नीति या स्कीम तैयार की है। सांसद एम शनमुगम पूछेंगे, क्या भारत और ईरान को जोड़ने वाली चाबहार रेल पत्तन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है। और अब एक नजर डालते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। लोकसभा में सवालों की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद एडवोकेट AM आरिफ पूछेंगे, सरकार को केरल के कायमकुलम में स्थित NTPC के ताप विद्युत संयंत्र से संबद्ध परियोजना क्षेत्र केंद्रीय विद्यालय को बंद किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव पास हुआ है, प्राप्त हुआ है। सांसद अनुराग शर्मा पूछेंगे, क्या सरकार की योजना ललितपुर और झांसी सहित उत्तर प्रदेश में और अधिक नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने की है। और अब बात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद हनुमान बेनीवाल पूछेंगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बावजूद राजस्थान सहित देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय पूछेंगे, पिछले 3 साल के दौरान आयातित प्रति बैरल कच्चे तेल की औसत कीमत कितनी है। और थोड़ी देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है, तो अब से कुछ देर में आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। लेकिन आखिर में एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।